इसके पहले जो है हम लोग सप्तंगा थ्योरी पढ़ लिए थे और हम लोग अर्ली जो एंशिएंट हिस्ट्री था हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग थोड़ा मिडिएवल में आ गए हैं और मिडिएवल में जो है हम लोग एक नया एरा स्टार्ट करते हैं। इस एरा को हम लोग कहते हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इस एरा को जो है 1000 से लेके 1200 तक के एज को कहा जाता है एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इस एज को कहा जाता है 1000 से लेके 1200 तक के समय को कहा जाता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आ जाता है कि इस एज को एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज में सचमुच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना। 1000 सी से लेके 1200 जो सी है ना, इस सेंचुरी में क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, एक संघर्ष होता है, बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए इसको कहा गया एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना गया। अब बात आता है कि ये किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसी टाइम पे जो है लाइक हमारे देश में जो है फॉरेन इन्वेंशन होने लगा, यानी भारत के ऊपर जो है विदेशी आक्रमण होने लगा। और एक लाइन से एक सीरीज के बाद सीरीज जो है विदेशी आक्रमण जो होने लगा, उसके बाद से जो है हमेशा हमेशा के लिए भारत, राइट, जो अब तक गुप्ताज अंपायर और उसके बाद 600 तक, 600 में तो खत्म हुआ गुप्ता अंपायर, 600 के बाद बहुत सारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आया। जब हर्षवर्धना पीरियड आया, सो हर्षवर्धना पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा डायनेस्टी आया, पाल डायनेस्टी आया, साउथर्न में अगर तुम देखा जाए तो चोला डायनेस्टी आया, चेरा डायनेस्टी आया, और एक और डायनेस्टी था पांड्याज डायनेस्टी आया, है ना। नॉर्थ में अगर थोड़ा ऊपर देखा जाए तो नॉर्थ में अगर देखा जाए तो वहां पे एक दो उसमें डायनेस्टी था, सतवाहनाज, है ना, सतवाहनाज भी डेक्कन में था। नॉर्थ में कार्कियाल बोल के जो है डायनेस्टी था। ये तमाम डायनेस्टी था, लेकिन इन तमाम डायनेस्टी के खत्म होने के बाद क्या होता है कि एक नया डायनेस्टी, एक नए युग का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले ये पढ़ा दे कि 1000 से लेके 1200 बीसी यानी एडी तक का जो ये सफर रहा है, इसके पहले जो है ना ऑलरेडी एक रिलीजियन जो है सामने आ गया था, जिस रिलीजन को कहते हैं इस्लाम, है ना। यानी मुस्लिम रिलीजियन जो है, एक इस्लाम रिलीजन एक इंडिपेंडेंट रिलीजन के रूप में उभर कर सामने आ गया था। और इस्लाम रिलीजन को लाने वाले व्यक्ति का नाम था प्रॉफेट मोहम्मद। अब बात आता है प्रॉफेट जो मोहम्मद थे, प्रॉफेट का मतलब क्या होता है? प्रॉफेट का मतलब होता है मैसेंजर, है ना। प्रॉफेट का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। प्रॉफेट मोहम्मद को कहा जाता है ये एक मैसेंजर थे जो भगवान के द्वारा जो है भेजे गए थे। जैसे हम तुमको बताएं कि जिस तरीके से हमारे कृष्ण और राम एक तरीके का देखा जाए तो भगवान के रूप थे, है ना। सो उसी तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद भी जो थे भगवान के रूप थे, भगवान नहीं थे, है ना। याद रखेंगे, राम और हम कृष्ण को भले हम लोग क्या करते हैं, बाद में उनको गॉड मानते हैं, हम मानते हैं, बट एक्चुअली वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक्चुअली वो भगवान के जो एजेंट थे, एक्चुअली वो भगवान के मैसेंजर थे, जो हमारे पृथ्वी के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक इंसान का रूप में पैदा होकर यहाँ पे फैलाए थे। सो प्रॉफेट मोहम्मद जिन्होंने सबसे पहले जो है इस्लाम धर्म का नींव रखा। हालांकि शुरुआती समय में जो है ये एक्चुअली मक्का में रहा करते थे, लेकिन बाद के टाइम पे मक्का से जब बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और मारकाट शुरू हो जाता है, वायलेंस शुरू हो जाता है, तो ये मक्का को छोड़ के मदीना आ जाते हैं, है ना। और वहां पे क्या करते हैं, मक्का, मदीना और पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम धर्म का जो आइडियोलॉजी है, इस्लाम धर्म का जो आइडिया है, इस्लाम धर्म एक नया धर्म के रूप में, है ना, इसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और देखते 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 जुडिज्म और उसके बाद क्रिश्चियन रिलीजियन, इन तमाम रिलीजियन में जो है सबसे ज्यादा डोमिनेट होने लगता है धीरे धीरे इस्लाम रिलीजियन, क्योंकि इस्लाम रिलीजियन का कुछ कारण था डोमिनेट होने का। जो इस्लाम रिलीजियन है ना, वो एक्चुअली विश्वास करता है वन गॉड में। इस्लाम रिलीजन बिलीव्स इन वन गॉड, ये एक ईश्वर में विश्वास करता है, और वो भी वैसा ईश्वर में विश्वास करता है जो शेपलेस हो, एक ऐसा ईश्वर में विश्वास करता है जो निरंकार है, यानी जिसका ना कोई आकार है, नो शेप,
कोई शेप नहीं है, कोई नाम नहीं है ना, कोई किसी को उसका पता नहीं है, बट गॉड है ना, कोई रूप में विश्वास नहीं करता है ना। तो वन गॉड में विश्वास करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोइज्म, है ना, मोनोथिज्म या मोनोइज्म, है ना। हम लोग विश्वास करते, ये लोग विश्वास करते हैं वन गॉड में। दूसरा, ये इनके द्वारा जो है एक बुक आया कुरान, जिसमें वो इस्लाम धर्म के सारे प्रिंसिपल और सिद्धांतों को लिखे, जो एक मुस्लिम को जो है फॉलो करना पड़ता है। यानी कुरान जो है इस्लाम धर्म का एक सबसे पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है, जिसको इस्लाम धर्म के सभी लोगों को जो है फॉलो करना चाहिए, और लोग फॉलो भी करते हैं, इसलिए इसको हॉली बुक कहा जाता है इस रिलीजन का। उसके अलावा देखा जाए तो कुरान धर्म, कुरान जो स्क्रिप्चर है, कुरान जो रिलीजन है, इसके अलावा देखा जाए तो प्रॉफेट मोहम्मद का जब डेथ होता है प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद क्या होता है कि इनके जितने भी जो प्रिंसिपल था, डॉक्ट्रिन था, प्रचार प्रसार था, इनके बाद जो है संभाले बहुत सारे खलीफा, बहुत सारे खलीफा है, टोटल 4 तो खलीफा है, जिन्होंने जो है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरे दुनिया में और दुनिया के हर देशों में जो है पहुंचाया, और केवल पहुंचाया ही नहीं बल्कि वहां के लोगों को भी जो है बहुत तेजी से ये धर्म जो है पूरी दुनिया में फैलने लगा, और लोग भी जो है इसको मानने लगे, है ना। कई सारे लोग, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में प्रभाव आया, मिडिल ईस्ट के बाद धीरे धीरे साउथ एशिया में भी जो है ये धीरे धीरे आने लगे, और साउथ एशिया में इस्लाम धर्म को प्रचार करने आने वाला जो सबसे पहला फॉरेन इन्वेशन था, उसने ही सबसे पहले मुस्लिम, जिसने सबसे पहले भारत के ऊपर क्या किया, अटैक किया, है ना। तो खलीफा यहाँ पे पूरा, वो लोग पूरे विश्व भर में इस्लाम धर्म को प्रचार कर रहे थे। अब ये खलीफा कौन है? खलीफा नॉट द मैसेंजर ऑफ गॉड, खलीफाज आर द रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम, रिलीजियस लीडर ऑफ इस्लाम, है ना, जिनका मेन काम था टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ इस्लाम रिलीजियन, है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या करना। देखो, इस्लाम धर्म का मैसेंजर केवल एक है, प्रॉफेट मोहम्मद, बाकी सब जितने भी हुए हो उनके अनुयायी हुए हैं, फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पाथ। यानी जो खलीफाज थे वो प्रॉफेट मोहम्मद के पाथ्स को, रास्ता को, उनके मार्ग को और उनके आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाने लगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड खलीफा, एंड दैट मींस इन अरबिक टर्म्स इट मींस द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इसका एक और मतलब होता है द रिलीजियस लीडर ऑफ इस्लाम, द रिलीजियस टीचर ऑफ इस्लाम, है ना। और बाद में यहीं से एक और इस्लाम धर्म के अनुसार शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड सूफी। सूफी सेक्ट भी आता है ना, सूफी, है ना, पीर, फकीर, ये तमाम चीज जो है शुरू होता है। तो इसके बाद ही क्या होता है, भारत पे भी क्या होता है, देखो, जब धीरे धीरे पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में जब क्या होता है इस्लाम धर्म फैलने लगता है, तो भारत की तरफ भी जो है इस्लाम धर्म को लाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था, जो व्यक्ति क्या था, ये इन्वेडर था, एक आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी था। और पहला बार भारत के सरजमी पे अगर कोई मुस्लिम इन्वेडर्स आक्रमण किया तो उस इन्वेडर्स का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कब किया भारत पे? 712 एडी में, 12 नॉट 13, 712 एडी में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले सिंध पहुंचा, सिंध जो कि पाकिस्तान में आज, तो सिंध पहुंचता है सबसे पहले। कौन पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कहलाता है मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम क्या साम्राज्य बनाने आया था यहाँ पे? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत के जो वेल्थ है, भारत का वेल्थ उसको अपने तरफ जो है अट्रैक्ट किया। भारत जो उस समय गोल्डन पीरियड था, गुप्ता एज के टाइम पे विकसित था, कल्चर में, आर्ट में, साइंस में, बहुत गोल्ड के लिए जाना जाता था, सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था, बहुत अमीर और बहुत ज्यादा वेल्थ भारत में था। उसी से अट्रैक्ट होकर मोहम्मद बिन कासिम जो है ये क्या किया, भारत में सबसे पहले अटैक किया। लेकिन बस ये लुटेरा था, इसको लुटेरा कहा गया क्योंकि ये आया, लूटा, भागा, तो इसका यही काम तो था मोहम्मद बिन कासिम का।
सो मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेडर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स जो मिडिल ईस्ट के थ्रू से आया और डायरेक्ट अटैक किया भारत के ऊपर, सिंध प्रोविंस पे अटैक किया और अटैक किया और जस्ट वहां की जितना संपत्ति था, वेल्थ वेल्थ को बिटोरा, जितना बिटोर सकता था, हाँ, और लेकर भाग गया। बट यहीं से ये जो पहला बार अटैक हुआ ना, तो इसने रास्ता बता दिया सभी को, इसने बाकियों को अपना रास्ता बता दिया कि भारत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसने एक रोड मैप तैयार किया और इसका पहला अटैक जो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के और भी जो मुस्लिम ताकतें थे, मुस्लिम आक्रमणकारी शासक थे, उनको भी जो है इंस्पायर किया और इनकरेज किया कि तुम भी जो है अब जा सकते हो, हम जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो। और जब इसने धन लूट कर लाया अपने देश में, तो वहां के लोग देखकर चिढ़ा जाते हैं, देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते, सरप्राइज हो जाते कि भैया इतना सोना कहां से मिल गया तेरे को, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग और ज्यादा लालची हो गए, और ज्यादा वो लोग चाहते थे कि धन आए। तो उसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति आता है, उसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनी। ये जो गजनी, जो कि गजनवी अंपायर से बिलोंग करता था, अभी जो गजनवी अंपायर से बिलोंग करता था मोहम्मद गजनी को, पिक्चरों है ना गजनी, एक भी पिक्चर है, बेचारा को भुला जाता है सब कुछ, है ना, और उसने जिंदगी ठीक है। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, ये जो मोहम्मद गजनी, उसके बाद ये सेकेंड इन्वेडर था। क्या था ये? सेकेंड इन्वेडर था जिसने भारत के ऊपर क्या किया, अटैक किया, है ना। मोहम्मद गजनी ये सेकेंड इन्वेडर था और ये बड़ा खूंखार इन्वेडर था। मतलब इसको जो है ना जान परान का कोनो चिंता ना था, बोलता इतना पैसा मरो जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे, है ना, क्या जरूरत है, मरवे ना करेंगे, इतना पैसा कोई छोड़ता है भला, है ना। मोहम्मद गजनी, सो मोहम्मद गजनी जो है ये भारत में जो है 1000 से लेके 1027 तक भारत में 17 टाइम अटैक किया, 17 टाइम्स ही भारत पे अटैक किया। मतलब इतना टाइम अटैक करने का मतलब ये समझ गया था कि यहां पे हम आसानी से जा सकते थे और आ सकते थे। 17 बार अटैक किया, 17 बार लूटा है भारत को, इसीलिए इसको सबसे बड़ा लुटेरा कहा गया, है ना। मोहम्मद बिन कासिम तो एक ही बार आया था, बेचारा चला गया लूट के, लेकिन ये जो है रह रह के आता था, रह रह के दौरा आता था, जब पैसा खत्म हो जाता था आ जाता था। और ये जो मोहम्मद गजनी जो 1000 से लेके 1027 तक 17 बार हमारे ऊपर अटैक करता है और 17 बार जो लूटता है, ये केवल जो है ना वेल्थ से अट्रैक्टेड था। मतलब भारत के पास जितना सोना चांदी जो भी था ना धन से, ये बस केवल आता था, बिटोरता था, लूटता था, जाता था। और क्या है, बड़ा ही हिब्बी इंसान था। 17 बार अटैक किया है, 17 बार अटैक किया है, और 17 बार जो अटैक किया है उसका एक सेम टैक्टिक फॉलो किया है, यानी एक तरीका फॉलो किया है जिस तरीका से वो क्या करता था, ये अटैक करता था। वो हमेशा हॉट क्लाइमेट में ही क्या करता था, अटैक करता था। यानी हॉट क्लाइमेट कहने का मतलब गर्मी का दिन में ही, जब ग्रीष्म ऋतु रहता है तभी वो क्या करता था, आता था। और जैसे ही क्या होता है कि मानसून चालू होता था भारत में, वो बोलता था कि ठीक है जितना पैसा लूट के लाए हम मानसून तक बैठेंगे, मानसून फिर क्या हुआ, खत्म होगा, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर दौड़ेंगे, है ना। तो यही हाल जो है ये चलता रहा, क्योंकि ये जानता था कि देखो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, गर्मी का दिन है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो रिवर वगैरह है ना, ये सब क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सूख जाएगा रिवर वगैरह, तो जा सकते हैं आसानी से, है ना, भारत में। अब फिर बोलता है मानसून आ जाएगा और उसके बाद पूरा पानी वानी हो जाएगा, फ्लड वगैरह आ जाएगा, तो हम जाएंगे, हम ही बह जाएंगे। तो ये बुद्धि लगाता था कि भाई मानसून पे रुक जाते हैं, हॉट क्लाइमेट में क्या करेंगे, जैसे गर्मी पड़ेगा चलेंगे, नाले सब सूख साल जाता था, ड्राई हो जाता था, है ना। तो ये क्या करता है, देखो ये अटैक तो करता है 17 बार, भारत में बहुत धन लूट के जाता है, बट 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है। सोमनाथ मंदिर को जो है लूट लेता है। सोमनाथ मंदिर जो है एक सबसे उस समय का मिडिवल हिस्ट्री का सबसे, गुजरात का सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक, जो ऊपर से नीचे तक सोना है। अभी तक तो खाली हम लोग देखते थे ठाकुर या मूर्ति, बस केवल
लाइक सोना का होता था, एक पूरा मंदिर क्या है, सोना का है। ये क्या किया है कि लूटा भी। अच्छा, एक और काम होता था, ये दो तरीके का था। ये क्या करता था, ही वॉज नॉट ओनली इन्वेडर्स, ही वॉज इन्वेडर्स एज वेल एज मिशनरी। मतलब इसको ना, ये अटैक तो करता था, लूट के तो लेके जाता था, लेकिन जहां जहां हिंदू मंदिर देखता था तोड़ देता था, जला देता था। क्यों? क्योंकि ये खुद एक इस्लाम रिलीजियन का था, और यहां पे देखता था इतना हिंदू, क्योंकि तो हिंदू था, तुम ना पहला बार आ रहे हो, उसके पहले से तो हिंदू ही था। अब जो आक्रमणकारी आए, इन्होंने जो है हिंदू धर्म के जितने भी मूर्ति है, धार्मिक स्थल है, टेम्पल है, सबको तोड़ना, जलाना, मरोड़ना स्टार्ट किए। तो ये एक यहाँ पे 1025 में इसने सोमनाथ टेम्पल को जो है टारगेट किया। उसके बाद फिर जब है ये फिर चला गया वहां पे। उसके बाद जब आया ना तो 1026 में लोगों ने इसको पकड़ लिया। जाट वगैरह, मतलब जो पंजाब के थे, है ना, ये लोग जो है पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, वो लोगों को बोलता है कि ठीक है, काम करते हैं, आधा दे देते हैं आपको, आप भी ले लीजिए। तो उसके बाद जाट सवार क्या करता है, छोड़ देता है। ओकरा बाद जो है ये आता ही नहीं, पता है ना, एक बार पकड़ा गए अब ना जाएंगे, पीट देगा लोग, कैसे भी हम सोना चांदी छोड़ के आए हैं। तो 1027 तक जो है ये आता है, जब तक मर ना गया तब तक आता था। ठीक है, तो ये सेकेंड इन्वेडर था। कौन था? सेकेंड। अब आता है, ये सब आया था लुटेरा बस केवल धन के चक्कर में, केवल इकोनॉमिक बेनिफिट और वेल्थ को ही केवल इनका अट्रैक्शन था। यहां का राजा लोग अपने में मारपीट करता था। हाँ, यहाँ का राजा लोग अपने में मारपीट, राजपूत में भी डिवीजन था। वो है, मान लेते ठीक है ना, तो हमारा तो बदला वो ले रहा है, ठीक तो है, मतलब ऐसे था। ऐसा नहीं था कि ना हमारे देश को अटैक हो रहा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा अब था। ये लोग भी कौन मराता था तो कैप्चर करने आता था, ढूंढता था, दिखता था कहां सोना चांदी, धप्पा, फिर भाग गया। ऐसे ही करता था ये लोग, है ना। अब क्या होता है, थर्ड इन्वेडर्स, लेकिन ये स्पेशल इन्वेडर्स था, है ना। ये तनी एक दिमाग उमग था, ज्योग्राफी पढ़ के आया भारत औरत का, क्योंकि ज्योग्राफी इसलिए पढ़ के आया क्योंकि एक ज्योग्राफी से काम था, ये जियो पॉलिटिकल में इंटरेस्टेड था। ये चाहता था कि केवल हम लूटना नहीं चाहते, बोलते इतना तुम धन बार बार लूट के ले आ रहे हो, इतना ज्यादा कष्ट कर रहे हो, एक काम करते हैं, बड़ा सोचो, है ना। बोला क्या करेंगे, एक काम करो, सोना वाला देश है तो सोना वाला देश के ऊपर एक कैप्चर कर लो, तुम्हारा सोना, तुम्हारा सब कुछ, है ना। तो ही वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज वेल एज इकोनॉमिकली। बोला पॉलिटिकली कंट्रोल करो, इकोनॉमिकली तो अपने हाथ में आ जाए, दिमाग वाला व्यक्ति था। बट ये ज्यादा बड़ा सोचता था, हालांकि ऑलरेडी इसका साम्राज्य था। ये जो व्यक्ति आया, जिसको अब हम यहां पे लिख रहे हैं, मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। ये कौन सा डायनेस्टी था? गुरिद। वही गोल, एक गुरिद डायनेस्टी था, जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और ये खुद भी जो था तुर्किश था, है ना। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया से जो है आए थे। सेंट्रल एशिया समझ रही हो, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों से ये लोग आए हुए थे। सो मोहम्मद गौरी जो है, ये एक पॉलिटिकली कैप्चर करना चाहता था भारत को, और पॉलिटिकल इंटेंशन से भारत में घुसा। और इसके लिए क्या किया, जब घुसा तो अपने खाली नहीं घुसा, अपने साथ साथ क्या लाया, अपना सेना ओना, जितना भी जो इसका सेनापति था, ट्रस्टेड स्लेव वगैरह थे, सेना ओना पूरा लेकर आया, और ज्योग्राफी भारत का एकदम पढ़ कर आया, रूट वगैरह देख कर आया, कहां से कैसे कहां जाना है ना, कौन कौन राजा कहां कहां कौन भेटाएगा, है ना, ये सब कुछ इसको पता था। तो इतना नॉलेज कलेक्ट करके आ रहा है, तो प्लान करके आ रहा है, सिंपल बात है ना। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है कि अटैक करता है 1191, बहुत बार अटैक करता है, लेकिन हम मेन पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है। 1191 बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेट है इंडियन हिस्ट्री में, जहां पे क्या होता है, मोहम्मद गौरी घुसता है, जो राजपूत रूलर है उसको सल्तान है। उस समय सबसे ताकतवर शासक थे भारत में, राजपूत शासक, राजपूत जो रूलर थे बहुत ही शक्तिशाली थे, है ना।
अब राजपूत रूलर जो है, तो मोहम्मद गौरी जब आया तो 1191 में मोहम्मद गौरी का सामना जो है उस समय के भारत के सबसे ताकतवर राजपूत शासक से हुआ, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है कि इनका सामना होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है एक बड़ी मार मारता है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत मार मारता है, इसको मार कर सेना उना को मार के इसको उसको मार के मुंह एकदम फोड़ फाड़ दिया था। उसके बाद ही जो है भाग गया था। लेकिन राजपूत राजाओं में एक खासियत था, ये लोग अटैक किए, मारा वारा पीटा, लेकिन जान से नहीं मारा। पता नहीं इतना काहे दयावान थे। तो ये लोग क्या किए, मार पीट के मुंह तोड़ के बोलते, आप समझ लिया ना, आज के बाद मत आना, है ना। अब क्या होता है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान का गलती था, छोड़ दिए जिंदा। मारे तो बहुत मार, हार भी गया, मान भी गया, लेकिन छोड़ दिए। उसके बाद ये जो हारा, उसके बाद 1 साल जो है गायब रहा, और 1 साल क्या किया, पूरा अपना आर्मी को तैयार किया, है ना। अपना कैवलरी, अपना सारे आर्मी को, हॉर्स राइडर सब, एलिफेंट वगैरह सबको तैयार किया। और उसके बाद जब घुसता है तो पृथ्वीराज चौहान को जो है कहानी खत्म कर देता है। बट ये पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ता है। ये 1191 में पहला होता है फर्स्ट तराइन। क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इस बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन उसको जिंदा छोड़ देते हैं मोहम्मद गौरी को। दूसरा बार जब सामना हुआ तो ये हुआ, इसको कहा गया सेकेंड तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इस बैटल में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो उसमें राजपूत शासक थे, उसको ये क्या करता है, हरा देता है। और हराने में 2 जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। एक क्या था, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड सोल्जर, मिलिट्री। यानी मोहम्मद गौरी के साथ जितने भी सेना आए थे, सैनिक आए थे, बहुत ही पावरफुल कैवलरी थे, हॉर्स राइडर जानते थे, है ना। और क्या करते थे, घोड़सवारी सैनिक थे। वे लोग जो है बड़ा आसानी से भारतीय सैनिकों को जो है डिफीट कर दिए, है ना, भारतीय सैनिकों को डिफीट कर दिए। और सेकेंड तराइन में जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ना, ये पूरा भारत में क्या करते हैं, घुस जाता है मोहम्मद गौरी। और भारत में घुसने के बाद, सुनो, भारत में घुसने के बाद क्या करते हैं कि अपना जो ट्रस्टेड एक स्लेव है, स्लेव यहाँ पे सेनापति है ना, वो एक बहुत ही ट्रस्टेड सेनापति था, कमांडर था, किसका, मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का एक तरीका था, वो जिस एरिया को जीतता था ना, वहां पे एगो अपना स्लेव छोड़ देता था, बोला तू देख, हम जहां जब हम यहाँ पे ना रहेंगे तो तुम देखेगा, है ना। और फिर वो आगे बढ़ जाता था, दूसरा को जीता था तो दूसरा स्लेव छोड़ देता था, तीसरा को जीता था तो तीसरा स्लेव छोड़ देता था। इसी तरीके से एक जगह उसने क्या किया, एक और स्लेव छोड़ा, उस जगह का नाम है अजमेर और दिल्ली। अजमेर और दिल्ली में एक स्लेव को छोड़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे और भी था उसका, यल्दूज, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दूज, और भी बहुत सारे इसके स्लेव्स थे। 4-5 गो स्लेव्स थे, मतलब 4-5 गो सेनापति थे जो ट्रस्टेड थे। तो ये जहां जहां जाता था ना, वहां पे सेना अपना, यानी सेनापति को एक को रख देता था कि हम यहाँ पे नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, देख रेख करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद गौरी दे विल एक्चुअली गवर्न एंड दे विल एक्चुअली कंट्रोल द प्रोविनेंस, है ना। सो इस तरीके से यहाँ पे देखा गया कि किस तरीके से ये धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा स्टार्ट किया। सो फिलहाल यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी जो एंटर किया। और ये तो पॉलिटिकल एम्बिशन था कि ये चाहता नहीं था कि खाली लूटे, चाहता था पूरे भारत के ऊपर कैप्चर करे, पॉलिटिकल अंपायर स्टैब्लिश करे, है ना। और वो चाहता था कि हम अपना अंपायर को, जो मेरा खुद का अंपायर है, उस अंपायर को हम क्या करें, बढ़ाएं। इसलिए वो भारत के ऊपर अटैक किया और भारत को कब्जा कर ले चाहता था। सो
तो मोहम्मद गौरी जो है, यहां से मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1206 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी का डेथ हो जाता है। होता क्या है मोहम्मद गौरी का, ये अजमेर और दिल्ली का सेनापति बना के जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बोलता है हम आ रहे हैं, अपना अंपायर जो हमारा खुद का अंपायर है गुरिद, उस अंपायर को, मतलब ये चल जाता है सेंट्रल एशिया। जैसे ही सेंट्रल एशिया जा रहा होता है